गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, सियासी मंजरनामा दिलचस्प होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों को कह दिया है कि अपोजिशन इत्तेहाद यानी पीडीएम की बातों का जवाब ना दे, अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। मगर कौन सी पीडीएम? एएनपी ने तो पल्ला झाड़ लिया और बाकायदा अलहदगी का ऐलान भी कर दिया। पीपल्स पार्टी का मूड भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। बिलावल भुट्टो ने फरहतुल्लाह बाबर और यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को पीडीएम के नोटिस का एक तगड़ा जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी है, जिसकी जबान भी सख्त होगी और अपने किए का मलबा नून लीग पर डाला जाएगा। क्या ये हिकमत अमली पीपल्स पार्टी के लिए दुरुस्त है? और क्या वजीर आजम का अपने वुज़रा को लाताल्लुक रहने का मशवरा हुकूमती मुश्किलात में कमी का बायस बनेगा? और इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की रफ्तार से मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये किस हद तक तसल्ली बख्श है। हमारे पैनल में आज मौजूद है नासिब बेग चुगताई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जुनैरा अजहर हमारे साथ हैं, अतर काज़मी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जवाद फैजी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। प्रोग्राम का पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि पीडीएम की बातों का जवाब ना दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों को हिदायत कर दी है। क्या इससे हुकूमती मुश्किलात में कमी आएगी? नासिब बेग चुगताई साहब। मुश्किलात में कमी आए या ना आए, लेकिन एक माकूल बात है ये कि अपने काम पे तवज्जो दें। जो आपको काम दिया गया है, दिन भर आप मुखालफिन के ख़िलाफ़ ट्वीट ना करें और ट्वीट भी ब्लू द बेल्ट। तो मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी बात है कि अपना अपना काम करें। वज़ीर इत्तलात अपना काम करें, वज़ीर दिफा अपना काम करें, वज़ीर खुराक को जमा करें आने वाले बुरे वक्तों के लिए। शक्कर को जमा किया जाए, चीनी को स्मगल ना किया जाए, चीनी एक्सपोर्ट ना की जाए, गंदम एक्सपोर्ट ना की जाए। सही आदाद व शुमार प्राइम मिनिस्टर को दिए जाएँ। प्राइम मिनिस्टर को शिकायत तो यही है कि हमें आदाद व शुमार ही गलत दिए गए, जिसके वजह से हमने गंदम और तो ये उस वक्त होगा जब आप तवज्जो देंगे अपने काम के ऊपर। देखें, अपोजिशन को जवाब देने का मसला नहीं होता। एक गाली दे दी आपने, भेज दिया ट्वीट, काम पूरा हो गया आपका, उसमें अपने काम में लग जाइए आप। तो उसके बाद लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। हम्माद अजहर बेचारा फंस गया आकर, हम्माद अजहर पे दूसरे लोगों को लाया जा रहा है। अब क्या सूरत हाल है? असद उमर हम्माद अजहर में इख्तलाफ, ये भी खबरें आ रही हैं, बहुत सी खबरें ऐसी हैं। और बात यह है कि हुकूमत को अब काम शुरू कर देना चाहिए। आज जो IMF की आउटलुक रिपोर्ट अगर आप देख लें उठाकर, तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छे हमारे जो तर्जुमान हैं वो बयान करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अब जो वक्त बचा है उस पर थोड़ा काम पे तवज्जो दे रहे हैं, बयानात कम कर दें। पीडीएम वीडीएम खुद ही ठीक हो जाएगी, हो गई है, बाकी भी ठीक हो जाएगी जो कुछ भी होगा। सियासत जो है वो सियासतदानों करने दें, हुकूमत अपना काम करे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, क्या बड़ी देर से ख्याल नहीं आया इन लोगों को अपना काम करने का या अपने काम से काम रखने का? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि वुज़रा अपना काम पूरी जांफशानी के साथ करें और पीडीएम अपनी मुखालिफत की सियासत जिस तरह से कर रही है वो करती रहे। देखिए, मैं इससे बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मेरा व्यू मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि जमहूरियत में और सियासत में खास तौर पे ऑपोजिशन को एंगेज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनको एंगेज रखना चाहिए। लाताल्लुक नहीं रहा जा सकता। अलबत्ता हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके हर सवाल के आप जवाब देना कोई जरूरी नहीं होगा इनके लिए। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, शुरू से ही मैं ये कहता आया हूं कि हुकूमत को खतरा PTI से ही है। हुकूमत खतरा PDM से मुझे कभी महसूस नहीं हो रहा था। वो इसलिए महसूस नहीं हो रहा था कि जो आज आपके सामने चीजें आ रही हैं, हम जैसे लोग और जो थोड़े पुराने हम जैसे लोग वो जानते हैं कि इनका आपस में ताल्लुकात कैसे रहे हैं, क्या हैं मफादात, क्या हैं इनके। कम से कम मफादात की हद तक थोड़ा बहुत शायद हमें गलतफहमी हो सकती है, लेकिन जनरली में अंदाजा है कि इन मफादात क्या हैं इनके, आपस में मुश्तरक कोई कौन सी कदर है इनके, कौन सी नहीं है। तो हर एक इनकी जो PDM में शामिल जमातें हैं, इनमें 3-4 जमातों को छोड़ के बाकी की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत थोड़ी है। और वो तो सिर्फ साथ सवार थे कि हमारा भी फायदा हो जाएगा, लेकिन जो मेन जमातें थी उनके आपस में इख्तिलाफात तो नहीं है। और फिर जो इसको मेन ड्राइविंग फोर्स थे इसके बीच में मौलाना फजल रहमान साहब, उनके अपने खास उनका एक एजेंडा है। तो वो सब कुछ आपस में मेल नहीं खा रहा था। और ये आज नहीं कल नहीं, हंडिया बीच चौराहे तो फूट नहीं थी, फूट गई है इसकी। हुकूमत को अब भी मैं ये मेरी तरफ से अगर कोई मशवरा चाहे तो मैं ये रेजिस्ट करूंगा
हुकूमत के लिए कि अपने जो पीडीएम की जो भी आपके हस्ब मुखालिफ जमातें हैं उनको एंगेज तो रखें, आप उनकी बातों पे ध्यान दें या ना दें, लेकिन वो एंगेज रखें और अपना काम करने से तो हुकूमत को कभी किसी ने रोका नहीं है। मसला तो यही था, जिस तरह अभी कह रहे थे हमारे भाई भी, कि हुकूमत काम करने को तैयार नहीं थी। सारा दिन बातचीत पे ज्यादा जोर था, कॉन्फ्रेंस पे बहुत जोर था। एक वो कमेटियां हम बनाने के बहुत शौकीन है, हर रोज कोई नई कमेटी बन जाती है, कमेटियों से काम नहीं चलता। हुकूमत के काम चलाने के लिए संजीदगी की जरूरत है, मामलात को सही तरीके से समझ के उनके मुताबिक पॉलिसी बना के चलने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है जुनैरा, एक तरफ ऑपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात पैदा हुए, दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है कि अब इनकी बातों पर तवज्जो नहीं देनी। इन दोनों बातों का आपस में क्या लिंक है, और क्या अब अगर वुज़रा ऐसा नहीं करेंगे कि वो अपोजिशन की चीज़ों का जवाब नहीं देंगे तो उससे क्या बेहतरी आ जाएगी उनकी कारकर्दगी में, या उसके लिए कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे? देखें, चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो पहुंची हैं। जितनी वायलेंस हमने देखी है अपनी पॉलिटिक्स में पिछले दिनों में, असेंबली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ हुआ, एक दूसरे के ऊपर जो कुछ फेंका गया, जैसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिस पर्सनल लेवल पे आके एक दूसरे को हिट किया गया, एक दूसरे की नकल उतारी गई, मतलब ये तो लास्ट थिंग है ना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ लीडरशिप। उसके बाद टाइम लगेगा चीज़ें नॉर्मल होने में, और नॉर्मल भी तब होंगी जब एक्स्ट्रा माइल जाके हुकूमत, क्योंकि हुकूमत पेरेंट्स की तरह होती है, एक्स्ट्रा माइल जाके आप उन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश करें। बट द प्रॉब्लम है कि अगर गवर्नमेंट चली भी जाती है तो दूसरी तरफ अपोजिशन बहुत हॉस्टाइल है। वो हॉस्टाइल बाय डिज़ाइन भी है और उनकी प्रॉब्लम्स भी ऐसी हैं, उनके केसेस हैं और वो समझते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और नैब उन्हें हरास कर रही है। वो ये नहीं समझते कि ये केसेस सारे उन्हीं के बने हुए हैं और उन्हीं के वक्त में जब आपस में ये लोग बदल बदल के बारियां ले रहे थे उस वक्त की बनी हुई है। तो थिंग्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि पार्लियामेंट कब तक डिसफंक्शनल रहेगी। इसी तरह जिस तरह जनरल गुलाम मुस्तफ़ा कह रहे हैं, जिस तरह NBC कह रहे हैं कि काम कैसे होना, लेजिस्लेशन कहाँ पर खड़ी है। अभी तक कितने डिबेट्स मुझे बता दें, कौन सी डिबेट्स हुई हैं, कौन से इश्यूज़ पे हुई हैं, कौन सी लेजिस्लेशन हुई है इन 2 सालों में। 2.5-3 साल होने लगे हैं अब तो सिर्फ इस स्टेज पे आके ये कह देना कि प्लीज़ वज़रा बयानबाजी ना करें, मुझे लगता है इट्स अ लिप सर्विस। इससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए था। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही कि ये जो वज़रा हैं जिनकी ये स्पेशल बात हो रही थी, वो अगर बयानबाजी नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी और कैपेबिलिटी है क्या। सो लेट्स सी। अच्छा जवाद साहब, अभी जुनैरा ने कहा कि हुकूमत जो है वो पेरेंट्स की तरह होती है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये जिक्र भी किया अभी पिछले दिनों जो हुआ मार धाड़ के वाक़यात जो देखने में आए, क्या हुकूमत वो किरदार अदा कर रही है जो उनको करना चाहिए टुवर्ड्स ओपोजिशन? देखिए, ना तो वो किरदार अदा कर रही है, और दूसरी जो असल सवाल है कि क्या हुकूमती मुश्किलात में कमी आएगी, तो वो तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए कि सिर्फ अब तक जो वक्त गुजारा गया वो अपोजिशन को रगेदने में। आप बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ कहते हैं मैं जाके AC उतार लूँगा, मैं इनको घसीटूँगा, मैं इनको लिटाऊँगा, मैं इनको उठाऊँगा, मैं ऊपर लेके जाऊँगा, मैं नीचे कर दूँगा। हमने ये सारे जुमले सुने। इससे हुकूमती मुश्किलात में कमी इसलिए नहीं आएगी कि जब आम बंदे के हालात ठीक नहीं होंगे, जब महंगाई कम नहीं होगी, जब अभी तो बिजली के बिल वो वाले नहीं आए जिसका बड़ा शोर हम सुन रहे हैं, अगर वो जिस दिन आएंगे और जब बिल काटने शुरू कर देंगे, जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, तो उसके बाद तो सूरत हाल हुकूमत के काबू में मेरा नहीं ख्याल रहेगी। वज़ीर इन्होंने बदल के देख लिए, अब वज़ीर ख़जाना बदले जा रहे हैं, कभी अभी भी सुन रहे हैं कि मज़ीद भी रद्दोबदल होगा। जिस कप्तान के खिलाड़ियों का पहले से वो बड़े ज़ोर शोर से कहते थे कि ये 1 डाउन आएगा, ये ओपनिंग करेगा, ये बॉलिंग अच्छी करेगा, ये फास्ट वाला जो हो, स्पिन वाला जो है वो यहाँ पे चलेगा, तो उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि ना उनके खिलाड़ी पिच पे जम सके हैं, ना वो फील्डिंग अच्छी हो सकी है। और सिर्फ आज तक खान साहब ने ओए तोए की सियासत की है, बच्चों के लहजे तक ख़राब और बदल दिए गए हैं। जब हमने मुसलसल इनको दिखाया, इनके धरनों को, इनके एहतजाज को, और वो ओए तोए करके बच्चा भी जो है वो भी आप जनाब की बजाय मुझे ले दो ले दें की बजाय पे आ गया है, और वो भी चीखने चिल्लाने लग गया। उसे भी पता कि हुकूमत शायद इसी तरह ही मिलती है और मामा से चीज़ भी ऐसे ही मिलेगी, जब तक मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। तो हमने तो वो देखा है, हुकूमती मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। जनरल साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि ख़तरा खुद
अंदर से मौजूद है। पीटीआई खुद अपने लिए ख़तरा है, हुकूमत के लिए ख़तरा है, और ये ख़तरात इनके लिए कम नहीं होंगे। ये तो वो दौर होता है किसी भी हुकूमत का जिसमें वो अपने 2.5-3 साल में ऐसे कोई गिरां कदर कारनामे अंजाम दे चुकी होती है और फिर नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करती है। अभी आज खान साहब का कह देना मेरे ख्याल में तो एक नया यू टर्न होगा और उस पर फिर मजीद हंसा जाएगा। जो वज़ीर आज़म इसलिए वज़रा को बदल दे, इसलिए बेइज्जती कर दे कि आप अपोजिशन को जो है वो जिच क्यों नहीं करते, जवाब क्यों नहीं देते। अभी अभी देख लें आपकी हेडलाइंस में क्या था, फिरदौस आशिक अवान साहबा फिर वही चीज़ें फरमा रही थी जिससे रोका गया है। तो असर तो मेरा ख्याल है कोई नहीं होगा। हुकूमत के लिए मुश्किलात कम नज़र नहीं आ रही मुझे। ठीक है अतर काज़मी, जिस तरह भी गुफ्तगू हो रही है कि गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं वो दरअसल कुछ और है। मुआशी चैलेंजेस हैं, पीटीआई के अंदर तोड़ फोड़ है, काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है, उनको हैंडल करने की ज़रूरत है। वो अपोजिशन की बातों का जवाब देते हैं या नहीं देते, उन पर तंज करते हैं या नहीं करते, उनके लिए ट्वीट्स करते हैं या नहीं करते, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो इमरान खान साहब ने मना किया ना कि इस वक्त आप पीडीएम के ऊपर तनकीद ना करें, उनके हवाले से बात ना करें, कि इस वक्त जो पीडीएम की सूरत हाल है ना वो इंतहाई काबिल रहम है। इमरान खान साहब एक रहमदिल इंसान है, इस वक्त पीडीएम को उनके हाल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती वज़रा को टाइम ज़ाया करना चाहिए कि उनका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान उस सिस्टम के अंदर आया है जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है। यहाँ पे हेलीकॉप्टरों से जो तस्वीरें फेंकी जाती थी, यहाँ पे जिस किस्म के स्कैंडल सामने लाए जाते थे, अखबारात में पैसे दे के जिस किस्म की तस्वीरें छपवाई जाती थी, वो हम सबको पता है। तो इमरान खान तो इस सिस्टम में अभी आया, ये चीज़ें बड़े पुराने अरसे से चल रही हैं। मसला ये है कि इमरान खान के ऊपर जो तनकीद होती है ना, वो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो, वो तनकीद है। आपने उसको एक गटर में उतार दिया जो हमारा ये पूरा निजाम है। जब वो उस गटर को साफ करने की कोशिश करता है, जब उसके ऊपर छींट गिरती है तो सब कहते हैं वो देखो जी उसके कपड़ों के ऊपर छींट गिर गई। ये नहीं देख रहे कि वो जो पूरा निजाम है जिसके अंदर वो आया है, क्या ये इन्होंने बनाया? क्या 70 की दिहाई में बंगालियों के हवाले से भुट्टो साहब क्या कहते थे अपने जलसों में? क्या बीबी के हवाले से नून लीग ने किस किस्म के पोस्टर छपवाए थे? क्या वो इमरान खान था उस वक्त? क्या जब बनी थी आईजीआई बनी थी, जो नारे लगते थे 9 सितारे चांदी के, आगे क्या नारा था, ये क्या इमरान खान ने लगाया था? तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए, पर हमारी तनकीद आके रुक जाती है इमरान खान तक। अब मसला ये है कि इन लोगों का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन लोगों ने परसेप्शन ऐसे बना ली है, चाहे कोई शहबाज शरीफ साहब का मुखालिफ हो या उनका हामी हो, पाकिस्तान में सब लोग ये कहते हैं कि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये एक परसेप्शन बना दी गई है। अगर वो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे तो कोई एक तो महकमा छोड़ के जाते ना, पंजाब में बल्दियात का, पुलिस का, हेल्थ का, कुछ तो अच्छा होता ना। तो इसलिए जवाब देना पड़ता है, अवाम के सामने ये हकीकत लानी पड़ती है, और जमहूरियत में आपको अपोजिशन के साथ साथ अवाम को भी एंगेज रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आपको अपोजिशन को जवाब देना पड़ेगा, बाकी अपने कामों को आप जारी रखें, जिन्होंने तनकीद करनी है वो करते रहेंगे। ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करेंगे, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक से बनने के बाद कुछ दीगर अहम मामलात पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में अब तक 9,36,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुल्क में वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज़ 3 फरवरी से हुआ था। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक 22 करोड़ में से 10 करोड़ अफराद वैक्सीन लगवाने के अहल हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वैक्सीन 18 साल की उम्र से ज़ायद के अफराद को लगाई जाती है। हमारा सवाल ये है कि वैक्सीन लगाने की ये रफ्तार क्या तसल्ली बख्श है? जनरल साहब, ये तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आबादी है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, तो ज्यादा आबादी जो हमारी देही इलाकों में वहां तक तो ये पहुंच ही नहीं रहे। और मेन शहरों में भी, वहां पर भी, खासतौर पर लाहौर जैसे शहरों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अभी पता चल रहा था कि भाई ये जो प्राइवेटली लोगों ने मंगाए हैं और जो इतने महंगे भी लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी चौक हो गए हैं, उनके पास भी सारा स्टॉक खत्म होता जा रहा है। इसकी रेगुलर सप्लाई भी चाहिए होगी, और हुकूमत को ये ड्राइव जो है इसको देहातों तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को भी महफूज रखना उतना ही लाजमी है जितना ये बाकी हम शहरों में या हम ये सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि देहात के लोग चाहे वो 60 साल से ऊपर हों या उससे नीचे हों, उनके लिए शहरों में आके सिर्फ इसलिए ये वैक्सीन लगाने के लिए उनके भी मसाइल हैं। तो कम से कम ये हुकूमत को देखना पड़ेगा। और फिर शहरों में जो खासतौर पर आउटलाइंग एरियाज हैं, खासतौर पर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, जो इतने बड़े बड़े शहर हैं जो बहुत ज्यादा फैल गए हैं, वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जल्दी और कम से कम लोगों की पहुंच में हो और लोग आए अपना काम वैक्सीन लगा के निकल जाए।
ठीक है, नासिर चुगताई साहब, क्या आपको लगता है कि ये रफ्तार जो है वैक्सीन लगाने की ये तसल्ली बख्श है और हम मुल्क को कोरोना फ्री बनाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे? ये तो रफ्तार ही कोई नहीं है, ये तो कहते हैं ना कि सफ़र आहिस्ता आहिस्ता कट ही जाएगा सफ़र। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं कई मराकज़ पे गया हूँ, मैंने देखा है। बहुत दुख की बात यह है कि हमने प्लान ही कुछ नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें वैक्सीन लगवानी है अपने अवाम को। हम खैरात पर इंतज़ार करते रहे, कोई हमें देगा, हमें WHO देगा, हमें चाइना देगा, हमें कोई और दे देगा, वो आएगा हम लगा देंगे। वही कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत ने शायद ऑर्डर प्लेस कर दिया हो, अब बहुत देर हो चुकी है। अंदाज़ा ये है कि आप बता रहे हैं 9,36,000 टीके लगा दिए गए हैं। कुछ भी नहीं है ये ऊँट की मुंह में ज़ीरा भी, मतलब ज़ीरा तो बड़ी चीज़ होता है, ज़ीरे का टुकड़ा भी नहीं है ये। 22 करोड़ के मुल्क में आप मुझे बता रहे हैं कि 9,36,000 चले 10 करोड़ एलिजिबल हैं, तो 10 करोड़ तक पहुंचने में आपको 10 साल लगेंगे। जो रफ्तार है, जो स्टेडी एक आई है, इंडिया में 3 साल लगेंगे तकरीबन 70 करोड़ लोगों को लगाने में। पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे 10 करोड़ लोगों को लगाने में। वैक्सीन आपके पास जब आएगी तब लगेगी, वरना आप ख़रीदें। आजकल जो हो रहा है कि अपने मुंह मांगे दाम पर वैक्सीन बेची जा रही है और बड़े बड़े अफसर, गवर्नर और वज़रा जाके वहाँ पैसे देकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और बहुत से लोगों ने पहले लगवा ली थी, जो उनके शाफ हुआ, जो टीवी पर ख़बरें भी आई, जो वीडियो भी चली, और उन्होंने बाकायदा बदतमीज़ी भी की लोगों से कि लीजिए अपने लगवा ली तो क्या हुआ, पहले भी लगवा ली थी उन्होंने। और इसके साथ साथ ये भी सूरत हाल है कि इस वक्त पाइपलाइन में क्या है हमारे पास, पाइपलाइन में हमारे पास 10 लाख और हैं, वो पहुँचेंगी। लेकिन मुझे फ़िक्र इस बात की है कि जिन्होंने फरवरी में पहली वैक्सीन लगाई थी उनका बैकअप क्या होगा, जिन्होंने अब लगाई है उनका बैकअप क्या होगा, उनका सेकंड डोज क्या होगा, किस तरह मिलेगा उनको सेकंड डोज, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब तक कि चाइना दोबारा आपको शिपमेंट ना भेजे, बड़ी शिपमेंट, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। स्टडी ये कहती है कि 36 साल से उम्र के कम लोगों को आप वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे पाकिस्तान में, जितना चाहें कर लें आप, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। ठीक है, जवाद फैजी साहब, बड़ी अहम बातें की है NBC ने। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को फरवरी में वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए आगे बैकअप प्लान क्या होगा। फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे मुल्क में जो वैक्सीन मौजूद थी उसमें से बहुत सारी खुराकें जो हैं वो फ्रीज़ कर देने की वजह से ख़राब भी हुई, दोस्तों रिश्तेदारों में लगा दी गई, कुछ गायब भी हुई। इन सब का हिसाब किताब रखना कितना ज़रूरी था, और गवर्नमेंट जो अभी तक काम कर रही है वो किस कदर इत्मीनान बख्श है? देखिए, ये तो रियासत मदीना का उसूल भी यही था और इन्हीं खतूत पे वो कायम हुई थी कि अगर कोई कुत्ता भी नहर फुरात के किनारे भूखा मर गया तो जवाबदेही होगी। और ये सारी गुफ्तगू तो ख़ुद खान साहब भी करते रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि दोबारा दोहराया जाए कि खान साहब गटर में जब कोई सफाई करते हैं तो छींटे पड़ जाते हैं, लेकिन इशू ये है कि मैंने तो यही देखा है कि फटाफट उन लोगों को लग गया। NBC ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी ख़राब तो अलहदा कहानी है, सबसे पहले इनको लगा दो और फिर बदतमीजियां भी बर्दाश्त करो, और फिर कोई अगर मीडिया वाला पूछ ले तो उसके साथ भी तू मैं कर दी जाए। अब वफाकी वज़रा भी हों, वो भी अपनी मर्जी से वैक्सीन सबसे पहले लगवा लें, और फिर कुछ वज़रा तो इस बात पे फड्डे में है, लड़ाई में है कि किसने कहाँ से मंगवानी है और कितने में बेचनी है, कौन सी कंपनीज के साथ मिलके क्या क्या कमीशन लिया जाएगा और किस तरह उसका कारोबार किया जाएगा। यहाँ तो ये सूरत हाल है। अब देखें, 9,36,000 अगर वैक्सीन की डोजेज लग गई हैं तो वही बात है, मेरा ख्याल है सारे ये कहने पे मजबूर होंगे, और इसमें कोई चीज़ ये नहीं कही जा सकती कि जी ये शहबाज शरीफ की वजह से है या नवाज शरीफ की वजह से है। ये इन्हीं के दौर में आया है, और इनको चाहिए था कि पहले दिन से जब ये पेंडेमिक हमारे सामने आया, जब चाइना से और ईरान से हमारे पास पहुंचा, तो तब से तो बहुत ज़्यादा इनको प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, बहुत से ममालिक से गपशप कर लेनी चाहिए थी, मुआहदे कर लेने चाहिए थे। लेकिन वही बात है कि रात को कोई भूखा ना सोए, लंगर खाना बना दो, कोई वैक्सीन अल्लाह के नाम पे दे देगा तो लगा लेंगे, वरना क्या है, असल सुकून तो कब्र में ही आना है ना, कब्र में ही जाके आएगा। और वही अगर हम यही सुनते रहेंगे अमीरुल मोमिनीन से रियासत मदीना के, तो ये इसमें अभी जिस तरह NBC ने कहा वल्ला
इसमें खौफ आता है कि अगर 22 करोड़ में से अभी तक सिर्फ 9 लाख लगे हैं, और वो भी उसमें आपने जो सलमा सवाल किया कि लाहौर के अंदर ख़राब हो जाती है, कहीं से गायब हो जाती है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यास्मीन राशिद साहबा भी एक बयान दे देती हैं और साइड पे हो जाती हैं, वज़ीर भी बयान दे देते हैं और साइड पे हो जाते हैं। तो ये तो मामला पाकिस्तान का दिगरगूं लग रहा है, खौफनाक लग रहा है, हैबतनाक लग रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ये वैक्सीन पूरे लगवा पाएंगे, और कितने ही साल लग जाएंगे जिस तरह NBC ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा कि फौरी तौर पे हमारा जो मेन सवाल है उसके लिए आपका ये कहना है कि हम मलंग लोग हैं, कोई अगर दे देगा तो लगवा लेंगे, अदरवाइज हमको इतना ठीक है। गुलाम मुस्तफा साहब आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात ऐड कीजिए, उसके बाद मैं जुनैरा की जानिब जाती हूं। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि जो वैक्सीन जिसको कहते हैं ना 1 डोज का, वो आपका जो पहला और दोनों डोज शामिल करके गिना जाता है। इसलिए अगर किसी को फरवरी में लगी तो उसका 3 हफ्ते बाद जो उसकी डोज वहां पे मौजूद है उनको लग भी रही है उनको। दूसरी चीज देखिए, जो वैक्सीन की डेवलपमेंट जब हुई है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ये पहले भी शिकायत की गई है, WHO को भी शिकायत पहुंचाई गई है कि ये जो कम तरक्की याफ्ता मुल्क है उनको ये वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अनइवन है। वो जो तरक्की याफ्ता मालिक अपने लोगों को तरजीह दे रहे हैं और वैक्सीन बनाने की रफ्तार इतनी तेज नहीं है कि अगर आप ऐसे देखे भी जाए तो आपको आसानी से मिल जाएगी। बहरहाल ये एक चीज जरूर है। और या तीसरी चीज अगर हुकूमत चाहती, मेरा ख्याल है एक चीज करनी चाहिए, हुकूमत आप भी कर सकती है कि किसी कंपनी के साथ मिलकर हम अपनी जो ज्वाइंट प्रोडक्शन की तरफ जाए। हमारे अपने कैपेबिलिटीज लोगों की शायद होंगी, और जो मेरी इतलात हैं शायद हम अगर मिलें तो हम ये प्रोड्यूस भी कर लें। हमारा फार्मा काफी डेवलप्ड है, मेरा ख्याल है कि हम कर लें तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ठीक है, पाकिस्तान की एक कंपनी ने ऑफर भी किया है कि शायद पाकिस्तान में अब बनेगी। अच्छा जुनैरा, ये जो पैसों के जरिए वैक्सीन देने की जो एक ऑप्शन दी गई है, क्या ये दुरुस्त है? क्या इससे गवर्नमेंट का लोड कम हो जाएगा अगर लोग पैसों के एवज खुद वैक्सीन लगवाना शुरू कर देंगे? इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, बट आप देखें इट इज़ सो एक्सपेंसिव, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। ऑलरेडी जो जॉब्स की हालत है, जो वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे थे वो कर सकते थे अफोर्ड, लेकिन अभी तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। वी मस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल। प्राइम मिनिस्टर का फोकस ज़्यादा उन लोगों की तरफ होता है जिनका उनके ख्याल में कोई सिर्फ एक दिन की वो डेली वेजेस का मसला ज़्यादा होता है, कोई रात को भूखा ना सोए। उन्हें ये नहीं पता देयर इज़ अ स्ट्राइविंग मिडिल क्लास जो स्ट्रगल कर रही है टू सर्वाइव, सैलरीड क्लास जो पता नहीं किस तरह अपना किचन चलाते हैं। देयर इज अ होल लॉट ऑफ रियलिटी विद इन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास, तो उसको वो पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, डेफिनेटली इट्स नॉट इनफ जो अभी किया जा रहा है, बट अबव ऑल वैक्सीन का रोल आउट प्लान ही नहीं पता हमें कि इन्होंने उसको प्लान कैसे किया हुआ है। NCOC इज़ वर्किंग वेरी वेल, हर लिहाज से ठीक कर रही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन तो मेरा नहीं ख्याल इट इज़ इनफ जो कुछ हो रहा है। बट व्हेन आई कंपेयर इट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, तो वहाँ पे वैक्सीन के नाम पे इतनी पॉलिटिक्स हो रही है। जर्मनी में तो एंगेला मर्केल को मजबूर कर दिया लॉकडाउन उठाने पे लोगों ने। लंदन में देखें क्या हो रहा है, बेल्जियम में देखें, फ्रांस में देखें। वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पे चाइना जो है वो गरीब मुल्कों को वैक्सीन दे के अपने साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर पॉलिटिकल अपने फ्यूचर का भी सोचें प्राइम मिनिस्टर, तो भी पेंडेमिक में आपने कैसा डिलीवर किया, वैक्सीनेशन को किस तरह लेके गए, ये बहुत काउंट करेगा। बाकी चीज़ें सैक्रोसैंक्ट हो जाएंगी जब चीज़ें डिस्कस होंगी। सो वैक्सीनेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, जो हो रहा है वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, आपने दीगर ममालिक का भी जिक्र किया। ज़ुनैरा आतर, आप तो बरतानिया में बैठे हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल कैसा है? पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो क्या सूरत हाल नज़र आती है? देखें, बरतानिया ने जिस वक्त ये वैक्सीन का अनाउंस हुआ कि ये 2-3 वैक्सीन जो हैं ये मंजूर हो जाएंगी मुस्तकबिल में, तो उसी वक्त तकरीबन 400 मिलियन वैक्सीन खरीद ली थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की आपस में एक तरह से लड़ाई हो रही है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि जो वैक्सीन यूरोपीय यूनियन से बरतानिया जा रही है हम उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, या फिर जो वैक्सीन बरतानिया के अंदर बन रही है उसके जो हिस्से हैं, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूरोपीय यूनियन से आते हैं, उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देंगे। तो इस हद तक मसला बना हुआ है।
लेकिन ऑब्वियसली ये आसूदा मुल्क है, इनके पास हैं रिसोर्सेज, तो इन्होंने तो काफी ज्यादा अपनी आबादी को लगा ली है वैक्सीन, लेकिन यूरोपीय यूनियन के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें आप और बरतानिया का अगर आप मुकाबला करें तो बरतानिया का जो हेल्थ बजट है 6 करोड़ लोगों के लिए वो $200 बिलियन है, $200 अरब, और पाकिस्तान का हेल्थ बजट जो है 22 करोड़ आवाम के लिए, वो आप लोगों को पता ही है। तो वो मुल्क, वो लोग जो कुत्ता के काटने की वैक्सीन नहीं दे सके, वो अब कोरोना वैक्सीन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जी कोरोना वैक्सीन ये होगा वो होगा। यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी इसमें मायूस कुन है, उतनी तेजी से नहीं चल रहे, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप इंडिया को देख लें, इंडिया के अंदर वैक्सीन बन रही है, लेकिन इंडिया में इस वक्त 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। इंडिया अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा सकता, उसको वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है मुआहिदों के तहत। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसमें सारे लोगों को, तमाम दुनिया को मिलकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और वो लोग जो जिसे कह सकते हैं कि हैव नॉट्स हैं, वो नेशंस जिनके पास उतने वसाइल नहीं है, उनके लिए फिर आलमी बरादरी को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने जुनैरा से पूछा था कि प्राइवेट जो वैक्सीनेशन हो रही है पैसे देकर, मुझे उस पर इतराज़ नहीं है, मुझे इतराज़ है उसकी पब्लिसिटी पर, क्योंकि उसको जब आप मुश्तहिर करेंगे, तस्वीरें लगाएंगे उसकी आप 12,500 वाली, तो वो एक आम सारिफ गरीब आदमी जो साइन फॉर्म लगवा रहा है वो डिस्करेज होगा कि इसका मतलब ये है कि साइन फॉर्म घटिया है, और ये हो रहा है। लोगों ने वो तस्वीरें देखने के बाद, वो खबरें देखने के बाद अदम एतमाद किया है साइन फॉर्म पर, और तादाद लोगों की कम हो गई। दूसरी बात, अथर ने कहा कुत्ता काटेगी वैक्सीन, कुत्ता काटेगी वैक्सीन भाईजान हिंदुस्तान से आती थी, उससे ट्रेड बंद की हुई है आपने, खोलना चाहा था आपने, नहीं खोल पाए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कह रही थी, एक तो कोविड पे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल इसको एक पब्लिक हेल्थ के इशू के तौर पे, इमरजेंसी है इस वक्त, एक नेचुरली उसके तौर पे इसको डील करना चाहिए। सिर्फ मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्वालिटी एश्योरेंस का कैसे पता चलेगा, बिकॉज अब स्पुतनिक 5 अगर लगा रहे हैं एक लैब वाले, तो हाउ डू वी नो कि वो ओरिजिनल है? वो यहीं पे बनना नहीं शुरू हो गई, क्योंकि हमें एक परफ्यूम तो सही मिलता नहीं है यहाँ पे। तो अगर कोई किसी तरह इतनी महंगी वैक्सीन खरीद भी लेता है तो हाउ डू वी नो? तो क्वालिटी एश्योरेंस किधर है, ड्रैप का रोल किधर है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आने के बाद कुछ दीगर अहम सियासी मामलात पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के शो कॉज नोटिस का सख्त और जारहाना जवाब देने का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जवाब तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी है। हमारा सवाल ये है कि ये जो जवाब देने का फैसला किया गया है, क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है? नासिब इकचुगताई साहब। अच्छा, मैंने शायद 3 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले इसी प्रोग्राम में पीडीएम के हवाले से एक शेर पढ़ा था कि खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। तो हंगामा बर्पा हो गया, रस्म दूरी खामोशी से अदा नहीं हुई। आज एएनपी ने जो स्ट्राइक बैक किया है वो कमाल का किया है, और एएनपी कोई नई पार्टी नहीं है, कोई 2 नशस्तों वाली पार्टी नहीं है, एक बड़ी हिस्ट्री तारीख रखती है उसकी, और उस तारीख पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन बहुत पुराने लोग हैं, कदीम लोग हैं, और उनके बड़ी बड़ी जड़ें हैं। पीपल्स पार्टी ने आज जो कुछ किया है उसका अपडेट तो हमारे पास ये है कि वहाँ 3 राय पाई गई हैं कि इसे कतई इग्नोर कर दिया जाए, इस ख़त को भी, मुस्लिम लीग को भी और मौलाना को भी, इनको तब लिफ्ट ही ना कराया जाए। दूसरा ये कि तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ कि लॉन्ग मार्च क्यों नहीं हुआ, इस्तीफ़े देने की शर्त क्यों आयद की गई 3 दिन पहले, और तो साथ ये भी कि हालात ने क्यों पलटा पाया, बुज़दार को हटाने की मुखालफत क्यों की गई पंजाब में। ये सब चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं। चुनांचे बिलावल ने उसको सीईसी को भेज दिया है, अब वो सीईसी जो फैसला करेगी। लगता ये है कि पीपल्स पार्टी भी शायद ऐलान करके अलग हो, लेकिन एक राय ये है कि खामोशी से अलग हो जाएं, खामोश रहें और खेल तमाशा देखें। सूरत ये है कि पीडीएम अब सवाल हो रहा है ख़त्म हो गई, ख़त्म हो चुकी पीडीएम,
पीडीएम ख़त्म हो गई, अब कोई और नई पार्टी बना लें, आप किसी और नाम से बना लें, मुस्लिम लीग वाले और दूसरे इधर पीपल्स पार्टी वाले और दूसरे। मुझे बैंगल साहब पर भी मुझे इशारा मिला है कि बैंगल साहब भी कुछ सोच रहे हैं बात करने की नवाज शरीफ साहब से दो टोक कि आपने क्या किया है। ठीक है जुनैरा, ये जो स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की, ये वाइज स्ट्रेटजी है, क्या करना चाहिए था पीपल्स पार्टी को? अब जितना सख्त नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने आमने सामने बैठ के उस मीटिंग में बोल लिया था, जिसका बड़ा तस्करा हुआ था और जिसका कहा गया था कि मीडिया को भी चीज़ें लीक कर दी गई हैं, अभी उससे ज़्यादा क्या सख्ती वो दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून की शायद कोशिश ये है कि इन 4-5 सवालों का जवाब लिया जाए जो बेग साहब अभी NBC अभी कह रहे थे कि सिर्फ हम एक्सपोज कर दें किसी तरह कि पीपल्स पार्टी ने हमें डिच किया है और अंडरहैंड डील की है कहीं ना कहीं। तो क्या पीपल्स पार्टी इतनी सीधी जमात है कि वो ये सब कुछ होने देगी? दैट इज़ another question. So अभी एक एक करके जो लोग अलहदा हो रहे हैं, ये होना था, और ये इसलिए होना था कि जिस हॉस्टिलिटी के साथ स्टार्ट लिया गया था ना, देखिए हमारा मुल्क म्यांमार नहीं है, हम सूडान भी नहीं है, हम एथोपिया भी नहीं है, हम मिडिल ईस्ट भी नहीं है। पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्टेक्चुअल रियलिटी व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान आर्मी। यहाँ के लोग अपनी इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी डिफरेंट तरीके से देखते हैं और एसोसिएट करते हैं। तो जितना क्लियरली बैशिंग की गई और एक अपने आप को कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ की तरफ से शो किया गया और मरियम नवाज की तकरीरों में जो कुछ दिखाया गया, वो इन्होंने खुद अपने ऊपर एक वार किया था। तो इस तरीके से स्टार्ट हुई हुई जो मुहिम जोई होती है, आई वुड से, वो इसी तरह एंड होती है और पीपल्स पार्टी बड़ी सक्सेसफुल निकली है इसमें से। ठीक है अतर, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी के पास और भी ऑप्शन थे या जो कर रही है यही करना चाहिए था? जी, दूसरा ऑप्शन तो यही है कि जो मरियम नवाज के भाई हैं बिलावल, वो पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे बात करें और कहें कि ये मामला ठीक हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने ये इस तरह हमारे सामने ये चीज़ें पेश की जाती हैं कि जैसे ये कोई दो पार्टीज हैं और वो पार्टीज मिलके फैसले करेंगी। जी देखें, यहाँ पे खानदानों के फैसले होते हैं, ये दो खानदान हैं, इन्होंने जो भी फैसले करने हैं उसके मुताबिक ये चलेंगे। फिर ये हमारे सामने इस तरह की चीज़ें रखते हैं कि जैसे किसी की कोई बहुत बड़ी जमहूरी स्ट्रगल है। अब एक शख्स थे, उनके सेनेट के टिकट जो है वो टिकट तो उनको मिल गया, उनके कागजात मुस्तरद हुए, उनके हवाले से कहा गया अगर वो शख्स जो है वो सेनेट में नहीं गया, उनका नून लीग से ताल्लुक था, तो इस सेनेट का क्या फायदा। वो थे जो कई बरस तक हुकूमती रेस्ट हाउस में रहते रहे, उन्होंने वहां पे किराया नहीं दिया। तो वो बंदा जहां पे जमहूरियत का सबसे बड़ा दावेदार हो, जमहूरियत का सबसे बड़ा आइकन हो, तो उस जमात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर तो आप इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग वाले, लेकिन नून लीग वालों का अपना रवैया कैसा है, उन्होंने क्या किया है जमहूरियत के लिए। तो पीपल्स पार्टी ने तो इस विद इन ये जो हमारा सेटअप है ना, उसके अंदर रह के अपनी सियासत करनी है। नून लीग का और मौलाना का दिल है कि ये सेटअप टूटे, ये सिस्टम टूटे तो हमारे लिए गुंजाइश बने, उससे पहले इनके लिए गुंजाइश नहीं बनेगी। जरदारी साहब को पता है, पीपल्स पार्टी को पता है कि इस सिस्टम के अंदर हमारे लिए गुंजाइश बन सकती है, इस वजह से उनका रवैया मुख्तलिफ है नून लीग से। ठीक है जवाद फैजी साहब, पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज नजर आती है। कभी वो समझते हैं कि वो पीडीएम का हिस्सा है, कभी वो समझते हैं पीडीएम का हिस्सा नहीं है। गिलानी साहब वाला फैसला देख ले, तब तो लगता था कि शायद ये पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू शो कॉज नोटिस तो उसका जवाब देने के लिए वो तैयार है। क्या समझते हैं आप इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये शक है सबको कि ये इनकी कोई डील हो गई है, गोटी फिट हो गई है बकौल शेख, तो अब उस गोटी को फिट रखने के लिए पीपल्स पार्टी को भी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। पीपल्स पार्टी का, जहाँ तक आपका सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को खुल खुला के जवाब देने चाहिए और जारहाना अंदाज में, तो मैं समझता हूँ कि नहीं। उसकी वजह है कि फिर वही बात है काज़मी साहब वाली कि आप जब मिलते हैं तो इतने शीरो शकर हो जाते हैं, बहन भाई भी बन जाते हैं, और जब आप सामने आ जाते हैं तो उसके बाद लगता है कि आपके अंदर जितनी दुश्मनी है आपके माँ बहन, उससे ज़्यादा दुश्मनी किसी के अंदर हो नहीं सकती। मेरा फिर क्वेश्चन वही है इन 30 बरस में मैं इस दश्त की सयाही में, कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आने वाले बच्चों को, हमारे जो मुस्तकबिल के लीडर्स होंगे, उनके लिए हम क्या चीज़ें ऐसी सेट कर रहे हैं कि क्या सुबह मौलाना के साथ हलवा खा लिया, रात को शैशलिक खा ली और फिर अगले दिन जो है वो लस्सी पे ऊपर लड़ाई हो जाए। ये तो नहीं होना चाहिए ना। हमें तो ये देखना है कि पीपल्स पार्टी ये कहते नहीं थकती कि
जमहूरियत के लिए कुर्बानियां, शहादतों का सफर। आपके ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए? ठीक है, बहुत कम वक्त है। जनरल साहब, देखिए, लड़ाई के जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट असूल ये है कि आप अपना दुश्मन सही सिलेक्ट करें। गलत दुश्मन के साथ गलत तरीके से लड़ने का इंतजाम कभी सही नहीं होता। ठीक। नंबर 2, ये सारा जो हंगामा था इसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं था, पाकिस्तान के अवाम का कहीं जिक्र नहीं था। मैं माजरत चाहूंगी जनरल साहब, मुझे आप काटना पड़ रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।